आज हम लोग देखेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड का फर्स्ट सेमेटिक एवेल्युएशन हो चुका है, तो उसी का क्लास 9th का हिस्ट्री सब्जेक्ट, हिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे ग्रुप ए का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू देखते हैं, ठीक है ना। सही उत्तर चुनकर लिखिए। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से चुनना है आंसर कौन सा होगा, ठीक है। फ्रांस क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो ये जितना भी ईस्वी दिया हुआ है 1788, 1789, 1790 और 1791, इसमें से कौन सा होगा? वो होगा 1789, ठीक है ना। एक्चुअली फ्रांसीसी क्रांति 3 चरणों में हुआ था। पहला हुआ था 1789, ठीक है, और दूसरा हुआ था 1830 और तीसरा हुआ था 1848 ईस्वी में, ठीक है ना, याद रखना है। तो पहला हुआ था 1789, तो यहाँ पर यही ईस्वी है, तो यही होगा 1789, ठीक है। अगला है, फ्रांस एक राजनीतिक जेल है, किसने कहा था? फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है ना, फ्रांस एक राजनीतिक जेल है, किसने कहा था? यहाँ पर जितना भी है उसमें से कुछ नहीं है, लेकिन एक्चुअली मैरिस ड्रैक्स ने कहा था फ्रांस एक राजनीतिक जेल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन है? कौन लिखा है द स्पिरिट ऑफ द लॉज? वो है मॉन्टेस्क्यू होगा। रूसो, एडम स्मिथ, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर में से होगा मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 20 जून 1789 महत्वपूर्ण क्यों है? फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो वो तो जान रहे हैं, लेकिन 1789 में, लेकिन 20 जून वो है बेस्तिल का पतन या टेनिस कोर्ट शपथ या राजा की फ्रांस को फांसी की सजा या राष्ट्रीय सभा, तो वो होगा टेनिस कोर्ट की शपथ हुआ था 20 जून 1789 को, ठीक है। नेपोलियन ने स्वयं को फ्रांस राष्ट्र का सम्राट घोषित कब किया था, कितने ईस्वी में? 1804 में, ना 1805, ना 6, ना 7, 1804 ईस्वी में फ्रांसीसी सम्राट बना था नेपोलियन, ठीक है। अगला है, टेराकोटा की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? फ्रांस के द्वारा, ना इंग्लैंड, ना प्रसिया, ना रूस, तो रूस के द्वारा टेराकोटा की नीति अपनाई गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राइन परिसंघ की स्थापना कब हुई, कहाँ पर हुई? जर्मनी में, ना इटली में, ना इंग्लैंड में, ना फ्रांस में, जर्मनी में हुआ था राइन परिसंघ की स्थापना, ठीक है। अगला है, पिरामिड का युद्ध कब हुआ था? देखते हैं, 1796, ना 1797, ना 98, ना 99, होगा 98 में, हाँ 1798 में। आगे देखते हैं ग्रुप बी का क्वेश्चन आंसर, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। कोई 8 बोला है, हम लोग पूरा को देखते हैं, ठीक है। जैसे पुस्तक कोयल ऑफ नेशन का लेखक कौन है? कोयल ऑफ नेशन का लेखक है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ एक लेखक था, अर्थशास्त्री भी था, जो कि स्कॉटलैंड का था, स्कॉटलैंड देश का, ठीक है। एडम स्मिथ हिस्ट्री में बहुत प्रसिद्ध है ये एडम स्मिथ। पुस्तक का नाम है कोयल ऑफ नेशन। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के आदर्श क्या थे? फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श सीधा सा है, सामान्य सा है, इजी है। स्वतंत्रता है पहला, समानता है दूसरा, तीसरा है बंधुत्व, है ना। अगला है, करवी क्या है? करवी फ्रांस के एक वित्तीय सेवा कंपनी था करवी, हाँ। असाइनमेंट क्या है? ये लिखित दस्तावेज है, दस्तावेज में वर्णित अतीत की घटना का अध्ययन किया जाता है, एक लिखित दस्तावेज। अगला है, रूसो द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? नाम लिखिए। सामाजिक संविदा हिंदी में लिखते हैं, उसी को इंग्लिश में कहा जा सकता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। दोनों तरह से लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना है तो एक ही, ठीक है ना। अगला है, लुई 16वां किस राजवंश के राजा थे? जानते हैं हम लोग, बूर्बो वंश के, ठीक है ना। ट्रैफलगर का युद्ध कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में ट्रैफलगर का युद्ध हुआ था। अगला है, नेपोलियन को आखिरी बार कहाँ निर्वासित किया गया था? नेपोलियन बोनापार्ट जब हार जाता है मित्र राष्ट्रों के द्वारा, तो उसको कहाँ पर कैद किया जाता है, कहाँ निर्वासित करके रखा जाता है? वो है एल्बा द्वीप में, सेंट हेलेना के टापू में।
अक्सर ये क्वेश्चन आता है नेपोलियन बोनापार्ट वाले चैप्टर से, याद रखना, ठीक है ना। और वो है 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट मित्र राष्ट्रों से हार गया और 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगला है, किस युद्ध को राष्ट्रीय युद्ध कहा जाता है? वो है 1792 से 97 ईस्वी में जो फ्रांसीसी युद्ध हुआ था, फ्रांस और अन्य यूरोपीय शक्तियों के बीच में हुआ था, उसी को राष्ट्रीय युद्ध कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला ग्रुप डी का क्वेश्चन आंसर। फ्रांस का म्यूजियम ऑफ इकोनॉमिक एरर्स किसने कहा था और क्यों कहा था? हाँ, फ्रांस का म्यूजियम ऑफ इकोनॉमिक एरर्स एडम स्मिथ नामक अर्थशास्त्री लेखक ने कहा था, ठीक है ना। अगला है, आतंक का राज के दो नेताओं का नाम। आतंक का राज, फ्रांस में आतंक का राज जैसे कुछ संस्था बने थे तो उसी के नेताओं का नाम है, पहला है मैक्समिलियन रेबिस्पियर, पहला का नाम है मैक्समिलियन रेबिस्पियर, दूसरा है लुई एंटनी, ठीक है। आतंक के राज के दो नेताओं का नाम। अगला है, कब और किसके बीच धर्म संधि हस्ताक्षर हुआ था? किनके बीच में धर्म संधि हस्ताक्षर हुआ था? देखते हैं। 15 जुलाई 1801 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट और फ्रांस के कैथोलिक चर्च के बीच में धर्म संधि हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है ना, जिसमें कि जो है कैथोलिक धर्म, जो ईसाइयों का जो कैथोलिक धर्म है ना, तो संत पोप के द्वारा, जो कैथोलिक धर्म का जो सबसे बड़ा गुरु है पोप, और नेपोलियन के बीच में धर्म संधि का हस्ताक्षर हुआ था। तो इस धर्म संधि हस्ताक्षर को कहा जाता है कॉनकोर्डेंट भी कहा जाता है। तो कॉनकोर्डेंट क्या है कहने से भी यही आंसर को देना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोड नेपोलियन या नेपोलियन कोड कहने से क्या समझते हैं? नेपोलियन कोड 1804 में नेपोलियन द्वारा बनाया गया था, विधि संहिता, और जिसके अनुसार फ्रांस को चलाने के लिए नियम कानून कायदे इसमें थे, और विशेषकर इस नियम के अंदर जो है सभी लोगों को समानता का अधिकार, संपत्ति रख सकने का अधिकार और अन्य अन्य अधिकारों की बात कही गई है नेपोलियन कोड में, ठीक है ना। अगला है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने और कब की थी? बैंक ऑफ फ्रांस, फ्रांस में पहला बैंक किसने और कब? तो 1800 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी, ठीक है ना। अगला है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ? इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन थे? वाटरलू का युद्ध जो है कितना ईस्वी में? 18 जून 1815 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन का ग्रुप डी का क्वेश्चन, ठीक है ना। वो पहला ए क्वेश्चन है, फ्रांस की कर या टैक्स नीतियों का परिचय दीजिए। तो फ्रांस में किस तरह से टैक्स लिया जाता था, है ना, उसके बारे पूछा गया है। तो आंसर होगा, फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस में कर प्रणाली असामान्य थी, माने सबके लिए बराबर नहीं थी। कुछ लोगों को अलग कर देना पड़ता था, किसी को नहीं देना पड़ता था, ऐसे, इसलिए असामान्य कहा गया है, ठीक है ना। जैसे कुलीन पादरी लोग थे, उसको कर टैक्स माफ था, कुलीन पादरियों से नहीं लिया जाता था टैक्स, लेकिन किसान, कारीगर, व्यापारियों और अन्य साधारण लोगों से तरह तरह के टैक्स लिया जाता था। जैसे कि टाइल कर, ये प्रत्यक्ष भूमि कर था, जमीन पर से डायरेक्ट टाइल कर लिया जाता था, और पादरी, सैनिक और कुलीन वर्ग को टाइल कर जो है नहीं देना पड़ता था, ठीक है ना। सैनिक, पादरी, कुलीन वर्ग को ये टाइल वाले कर को देना ही नहीं पड़ता था, है ना। अगला है दशमांश कर, स्थानीय चर्च और पादरियों को समर्थन देने के लिए सालाना यानी हर साल सभी कृषि उपज का 10वां हिस्सा राज्य को दशमांश कर के रूप में देना पड़ता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रांति के पूर्व फ्रांस की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करें।
राजनीतिक स्थिति कैसी थी फ्रांस की, ठीक है ना। देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस में स्वेच्छाचारी निरंकुश राजतंत्र था। कहने का मतलब है फ्रांस के राजा जो है अपनी इच्छा से मूर्खा माने स्वेच्छा से अपनी इच्छा से शासन चलाते थे। उनका कहना था कि मेरे मुंह से जो भी नियम कानून निकलेगा वही कानून है, मैं जो बोलूँगा वही कानून है। इस तरह का स्वेच्छाचारी निरंकुश राजतंत्र था। समाज 3 वर्ग, पादरी, कुलीन और साधारण आम जनता वर्ग में बटा हुआ था, ठीक है ना। राजमहल यानी राजा लोग जो महल में रहते थे उनकी शान शौकत एवं विलासिता जीवन से भरा हुआ था। मैंने नृत्य, गान, शिकार खेलना, मदिरा पान करना, ऐसे शान शौकत विलासिता वाला जीवन जीते थे, ठीक है। पूर्व फ्रांस की आर्थिक दशा अव्यवस्थित थी। हाँ, आर्थिक दशा भी ठीक नहीं थी। जैसे देश की चौथाई भूमि पर सामंतों और जागीरदारों का अधिकार था। राज्य आय जो है कम होने पर भी व्यय यानी खर्चा ज़्यादा होता था, ठीक है। अगला है, प्रांतीय एवं स्थानीय शासन कमजोर अवस्था में थी। छोटी छोटी बातों के लिए केंद्र से आदेश पाने का इंतजार करना पड़ता था, ठीक है ना, जो कि सही नहीं था। अगला है, न्याय व्यवस्था गड़बड़ थी। निर्णय करना कठिन था कि किस मुकदमा को किस न्यायालय में भेजा जाए, ठीक है ना। ये सब बड़ा प्रॉब्लम था फ्रांस में। किस मुकदमा को लड़ने के लिए किस न्यायालय अदालत में भेजा जाए, ये प्रॉब्लम था। एक ही अपराध करने पर भी कुलीन वर्गों को माफ़ कर दिया जाता था और जनसाधारण सामान्य लोगों को उसी अपराध के लिए कठोर दंड का प्रावधान था, जो कि गलत था, ठीक है ना। अगला है, एकता का अभाव था। तो फ्रांस की राजनीति में एकता की कमी थी। सब मन मर्जी अपना शासन व्यवस्था चलाते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन के रूस पर आक्रमण का क्या कारण था। रूस पर आक्रमण करने के पीछे नेपोलियन का मतलब क्या था, ठीक है ना, क्या वजह था, देखते हैं। पहला है, नेपोलियन ने 1812 ईस्वी में रूस पर आक्रमण किया क्योंकि रूस ने नेपोलियन द्वारा जारी किया गया महाद्वीपीय व्यवस्था को नहीं माना था। रूस, है ना, नेपोलियन व्यवस्था मैं पिछले वीडियो में ही मैंने दिया है, तो उसमें पता ही होगा कि महाद्वीपीय व्यवस्था क्या है। मैं यहाँ पर बता ही देती हूँ। महाद्वीपीय व्यवस्था का मतलब है नेपोलियन एक्चुअली इंग्लैंड को आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर बनाना चाहता था और इसीलिए उसने महाद्वीपीय व्यवस्था के अनुसार नियम निकाल दिया था कि कोई भी यूरोपीय कंट्री जो है, कोई भी यूरोपीय देश जो है इंग्लैंड के साथ व्यापार ना करे और वो गरीब हो जाए, कमज़ोर हो जाए आर्थिक रूप से, ठीक है ना, जिसको कि रूस ने नहीं माना और जो कि फ्रांस द्वारा इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने के लिए बनाया गया था। रूस नहीं मानता है और इसीलिए रूस के ऊपर नेपोलियन आक्रमण किया था। एक वजह ये भी है, ठीक है। अगला कारण है, नेपोलियन का साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। मतलब नेपोलियन विश्व विजयी बनना चाहता था, है ना। उसकी महत्वाकांक्षा, इच्छा थी कि वो पूरे यूरोप में शासन करे, है ना, और इसी के कारण पूरे यूरोप पर अधिकार नियंत्रण चाहता था जिसमें रूस बाधा पहुंचा सकता था, इसलिए रूस पर आक्रमण किया, ठीक है। अगला कारण है, नेपोलियन पोलैंड को रूस के प्रभाव अधिकार से मुक्त करना चाहता था। पोलैंड के ऊपर जो है रूस का अधिकार था, तो इसीलिए नेपोलियन पोलैंड को अपने अधिकार में लाना चाहता था, तो उसके ऊपर जो है रूस का अधिकार था, है ना, तो इसीलिए रूस पर आक्रमण किया नेपोलियन, ठीक है। अगला कारण है, रूस को हराने से इंग्लैंड ब्रिटेन को भी नुकसान पहुंचाना था और रूस और ब्रिटेन के बीच में अच्छा संबंध था, ठीक है ना, इसीलिए रूस पर आक्रमण किया। अगला कारण है, फ्रांस पर रूस का प्रभाव नेपोलियन के लिए एक खतरा था, अतः रूस को कमज़ोर करने के मकसद से ही नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण किया था, ठीक है ना।